नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के इस अंक में आज हम बात करने वाले हैं दो प्रमुख नकदी फसलों टमाटर व शिमला मिर्च में लगने वाले रोग एवं रोकथाम के बारे में। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर मीनू गुप्ता जी, जो कि UHF नौनी सोलन में प्लांट पैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मैम, आज हम टमाटर और शिमला मिर्च में किस तरह के रोग लगते हैं और किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टमाटर और जो शिमला मिर्च है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। टमाटर और शिमला मिर्च ना केवल हमारे देश में बल्कि विश्व भर में बहुत ही प्रमुख फसलें हैं। जो इसके फल हैं जैसे टमाटर और शिमला मिर्च के, इसमें स्कॉर्बिक एसिड और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की भी प्रमुख नकदी फसलें हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर इसको ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में उगाया जाता है, जबकि जो हमारे मुख्य ज़िला हैं जो इन सब्जियों को उगाते हैं जैसे कि सोलन, सिरमौर और शिमला, वहाँ पे ये गर्मी की ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु में भी इनका उत्पादन किया जाता है। जी, तो मतलब शिमला, सिरमौर और सोलन में इसका 2 सीज़न रहते हैं इसके। और ये क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये नकदी फसलें हैं और किसान ज़्यादातर इसको आमदनी के लिए उगाए जाते हैं किसानों द्वारा। जी, तो मैम अगर हम टमाटर और शिमला मिर्च में रोगों की बात करें, क्योंकि फसलों में रोग एक आम बात है और इसका सीधा प्रभाव किसानों की आमदनी पर हमें देखने को मिलता है और उत्पादन में भी काफ़ी कमी हो जाती है इसकी वजह से। तो मुख्य रोग लगने के इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे मुख्य इन फसलों को उगाने वाले क्षेत्र हैं उनमें ये वर्षा ऋतु में ज़्यादा उगाते हैं। तो वर्षा ऋतु में जैसे कि हमें पता है कि तापमान ज़्यादा रहता है, नमी भी ज़्यादा रहती है, तो उस वक्त इन क्षेत्रों में तापमान और नमी की अधिकता के कारण जैसे कुछ फफूंद, कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु इन फसलों को प्रभावित करते हैं, जिससे इनके उत्पादन में भी काफ़ी कमी देखी गई है। जी, तो मैम जैसे अगर हम बात करें नर्सरी की, क्योंकि शुरुआत से अगर हम बात करें तो टमाटर और शिमला मिर्च की जो नर्सरी है उसमें कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं और इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ये दोनों ही टमाटर और शिमला मिर्च की जो फसलें हैं ये नर्सरी में पहले हम लगाते हैं, उसके बाद ही हम इसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब हम नर्सरी या पौधशाला लगाते हैं तो उनमें कई तरह के रोग आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख रोग है वो है कमर तोड़ रोग। तो कमर तोड़ रोग के ये हमारे कई फफूंद इसके लिए जिम्मेवार हैं जो इस रोग को पैदा करते हैं, जैसे कि पीथियम, फाइटोफथोरा, राइजोक्टोनिया या फिजेरियम की कुछ प्रजातियाँ जो कि मुख्यतः फफूंद हैं। और इसके लक्षण जब हम ये पौधशाला में या नर्सरी में कमर तोड़ के लक्षण देखते हैं तो वो दो तरह से, दो अवस्थाओं में या दो रूपों में हम इसके लक्षण देख सकते हैं। एक है कि जो हम बीज लगाते हैं उसमें इन फफूंद के कारण संक्रमण हो गया है। तो उस अवस्था में जैसे बीज हमने जो लगाया है वही संक्रमित होता है, तो जो वो पैदा ही नहीं, मतलब वो उग ही नहीं पाता, तो जो बीज अंकुर है वो धरती की सतह से बाहर नहीं आ पाता। और हम यदि खेत में या नर्सरी में या पौधशाला में देखें तो वहाँ पे आपको पैचेस दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है बीमारी की वजह से। और दूसरी अवस्था है कि जब नर्सरी मतलब जो बीज है वो जर्मिनेट हो गया है, उसके बाद ये बीमारी का संक्रमण होगा किसी न किसी फफूंद की वजह से। और उसके बाद ये जो कमर तोड़ जैसे नाम से पता चलता है, तो जो तने के भाग से पौध जो है वो एक तरफ को संक्रमित होकर लुढ़क जाती है और धरती पे गिर जाती है, तो और अंततः मर जाती है। तो इस तरह से दो अवस्थाओं में इस कमर तोड़ रोग के लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं। हाँ जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि जो पहले आपने बताया था कि कई वर्षा ऋतु में कई बीमारियां पौधों में लग जाती हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस बीमारी की बात करें, तो ये इसके लिए अनुकूल वातावरण क्या है? किस वातावरण में ये कमर तोड़ जो रोग है वो ज़्यादा देखने को मिलता है? जैसे यदि हमने वर्षा ऋतु में भी फसल लगानी है टमाटर या शिमला मिर्च की, तो हम नर्सरी पहले लगा देते हैं। तो लेकिन जो तापमान है और जो नमी है वो ज़्यादा रहती है, तो पौधशाला, क्योंकि हमारा छोटा क्षेत्र होता है, तो पौधशाला में यदि हमारा पानी ज़्यादा है और नर्सरी में पानी खड़ा हो रहा है, तापमान भी ज़्यादा है, तो उस वजह से ये रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और पानी की यदि उचित निकासी नहीं है। जी, और ज़्यादातर हम बीमारियां देखते भी है वो ज़्यादातर क्योंकि पानी की निकासी ना होने की वजह से ही फफूंद वाली बीमारियां जो है लग जाती है पौधों में। तो मैम अगर हम कमर तोड़ बीमारी के उपचार की बात करें, किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है कमर तोड़ रोग को?
कमर तोड़ रोग के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्योंकि ये इसके जो फफूंद के जो बीज हैं, जिसे आम भाषा में हम सिंपल भाषा में बीज कह सकते हैं, तो वो कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रहते हैं। तो यदि हमें नर्सरी लगानी है तो हम हर साल नर्सरी की जगह को बदलें। मतलब एक ही जगह पे बार बार हम नर्सरी ना लगाएं। सबसे पहला तो ये है। और दूसरा, यदि संभव हो सके तो जालीदार बाहर से उसको कवर करें ताकि कीड़े वगैरह का प्रकोप भी कम हो जाए। फिर उसके बाद है कि पानी का उचित निकास हो, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो, मतलब जो हम बेड बनाए नर्सरी में, बेड बना के लगाएं और थोड़ा ऊंचे उठे होंगे तो पानी का निकास ज़्यादा अच्छे से रहेगा, पानी खड़ा नहीं होगा, तो बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। फिर तीसरा है कि बीमारी आएगी कहाँ से, जैसे मैंने आपको बता दिया, या तो बीज से आएगी या मिट्टी से आएगी। तो बीज से ना आए उसके लिए बीज का उपचार करना आवश्यक है। तो पहले तो आप बीज जो भी लें वो रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो। उसके बाद भी उसका कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में उसका उपचार करें। उसके बाद ही बीज को नर्सरी में लगाएं। और मिट्टी में से जो संक्रमण आने की संभावना है उसके लिए है कि मिट्टी का भी आप उपचार करें। तो उसके लिए जो आमतौर से हम दवा का प्रयोग करते हैं वो है फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो 1 और 7 के भाग में, यानी 1 लीटर यदि आप फॉर्मेलिन ले रहे हैं तो 7 भाग आप पानी लेके अच्छी तरह से मिट्टी की, जो नर्सरी की मिट्टी है उसकी सिंचाई करें। फिर उसके बाद उसको उपचार करके ही नर्सरी लगाएं। हालांकि इसमें जब आप फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं तो हमें कम से कम 20-21 दिन या महीना पहले फॉर्मेलिन से ट्रीट करना है, ताकि इसके जो फ्यूम्स हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। अगर वो फ्यूम्स मिट्टी में रहेंगे तो आपका जो सीड है, जो बीज आप लगाएंगे वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। अथवा अगर आप दवा का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप पॉलीथीन शीट से, यानी कि सौर ऊर्जा से भी मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नर्सरी लगा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे ये बीमारी नहीं होगी। स्पेशली अगर जैसे बीमारी लग गई है तो अगली बार वो जगह चेंज कर दे, पानी की निकासी ठीक रहे, और जो बीज है उसका उपचार ज़रूरी है। जी। तो मैम, अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में वर्षा ऋतु में, क्योंकि आजकल भी हम देख रहे हैं मॉनसून चल रहा है, और तो आजकल कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो टमाटर में देखने को मिलती है, टमाटर के फल में? टमाटर के फलों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोग है वो है बकाई रॉट या बकाई फल सड़न हम जिसको बोलते हैं। तो इसके जो ये भी एक तरह का फफूंद ही है जिसकी वजह से ये रोग होता है। और ये इसका संक्रमण जो ज़्यादा आता है वो हरे फलों पे, यानी कि जब अभी पके नहीं है, फल हरे ही हैं, उस वक्त इस रोग का संक्रमण ज़्यादा देखा जाता है। और उसमें हल्के और गहरे 2 तरह की धारियों में पूरे गोलाकार घेरे बन जाते हैं और बाद में वो चक्र जैसे बन जाएंगे। और अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे हिरन की आँख है। तो ये जब वो संक्रमित फल हो जाते हैं तो अंततः वो पूरे सड़ जाएंगे और ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो इस तरह से लक्षण हरे फलों पे बकाई रॉट के देख सकते हैं आप फील्ड जी। तो मैम, ऐसा क्यों है कि ये जो बीमारी है, ये रोग हमें ज़्यादातर वर्षा ऋतु में ही देखने को मिलता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में जो तापमान है वो भी ज़्यादा रहता है और नमी भी ज़्यादा हो जाती है बार बार, और हमें पानी खेतों में ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो उस वजह से, और विशेष रूप से इस रोग में क्या होता है कि बारिश के जो छींटे हैं उनसे जो रोग के बीजाणु हैं ऊपर के फलों के ऊपर गिरते हैं। और वो वहाँ पे चिपक जाते हैं फलों के ऊपर, उससे बीमारी आती है। तो उसको रोकने के लिए भी आप कई तरह से उपाय कर सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी आपके खेत में खड़ा ना हो। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। उसके अलावा यदि कोई भी जो भी संक्रमित फल हैं उनको आप निकाल दें और नष्ट कर दें। और यदि हो सके तो जैसे पत्ते हैं या मल्च है कोई और, उनका आप बिछौना खेत के सतह पर बिछाएंगे तो उससे बारिश के छींटों से जो बीज हैं इसके बीमारी के वो फलों तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। और यदि फिर भी बीमारी आती है तो आप कुछ फफ्यूंद नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके ये मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब है या साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। उनका जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 3 ग्राम प्रति लीटर और साइमोक्सिनिल और जो मैंकोजेब है और या
मैंने मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब बोला है, उनका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में घोल बना के, मतलब जितना भी आपका एरिया है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें और उसका स्प्रे करेंगे, उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी बीमारी रुक जाएगी। जी। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो किसान है वो बीमारी को पहचाने और उसी के हिसाब से उसका उपचार करे या उसकी रोकथाम कर सके। जी। तो मैम टमाटर में एक और आता है पछेता झुलसा रोग आता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगी कि वो क्या रोग है? देखिए, जो बकाए रॉट है और पछेता झुलसा रोग है, ये दोनों काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें अंतर ये रहता है कि जो बकाए रॉट है वो सॉफ्ट रहता है, जैसे फलों पे उसके लक्षण आएंगे तो आप दबाएंगे तो वो बहुत नरम रहता है, जबकि जो लेट ब्लाइट है या पछेता झुलसा है उसमें वो सख्त हो जाते हैं जब फलों पे वो बीमारी के लक्षण देखेंगे। हालांकि दोनों में ही भूरे रंग के लक्षण है, बस अंतर ये कि जो बकाए रॉट है वो सिर्फ फलों पे आता है, जबकि जो पछेता झुलसा रोग है वो पत्तों पे भी आता है, टहनियों पे भी आता है और फलों पे भी आता है। अच्छा जी, तो ये दोनों में अंतर रहता है। हालांकि जो नियंत्रण है वो काफ़ी हद तक एक जैसा ही है, यानी कि आप मल्च बिछाएं, पानी ना खड़ा कर होने दें, और जो आपके सड़े गले फल हैं, पत्ते हैं, उनको आप निकाल के नष्ट कर दें, खेत के किनारे ना रखें, क्योंकि यदि आप खेत के किनारे ही उन संक्रमित फलों को या पत्तों को रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में आप बीमारी की संभावना को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वो बीज का रूप वहाँ पे बनाएंगे और अगले साल ज़्यादा आपके खेत में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाएगी। जी। तो जैसे आपने बताया कि जो ये पछेता झुलसा रोग है वो पूरे फल, पौधे और पत्तों को, तीनों चीज़ों को अफेक्ट करता है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक तो जो संक्रमित पौधा है या फिर फल है उसको कहीं दूर जाके उसका डिकम्पोज किया जाए। अगर हो सके तो वहीं गड्ढा खोद लें, उसमें दबाएं। अच्छा। मतलब खेत के किनारे ऐसे खुले में ना फेंकें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बीजाणु आगे उसके बीज मतलब फफूंद के बनेंगे जो दोबारा खेत में आके और ज़्यादा आपको नुकसान करेंगे। जी। तो मैम टमाटर में फफूंद वाले जो रोग है वो कौन कौन से है, किस तरह के फफूंद वाले रोग इसमें लगते हैं? तो जैसे कि बारिशें हैं, अधिक तापमान है, अधिक नमी है, तो बहुत सारे पत्ता धब्बा रोग भी टमाटर की फसल में आते हैं। तो उसमें जैसे कि आपके ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट बोलते हैं हम, या फाइलोस्टिक्टा है या सेप्टोरिया है, तो इनके लगभग एक तरह के ही लक्षण होते हैं, यानी कि जो धब्बे बनेंगे वो अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के होंगे। तो कईयों में वो पीलापन लिए भी रहते हैं, क्योंकि ये फफूंद जो है टॉक्सिन्स बना देते हैं, तो उनकी टॉक्सिन की वजह से बाहर पीला धारियाँ, मतलब पीला जो हलो बन जाता है इन धब्बों के किनारे। जब रोग का संक्रमण ज़्यादा होता है तो ये धब्बे आपस में मिल जाएंगे और पूरे के पूरे पत्ते को ढक लेंगे। और बहुत ज़्यादा जब नमी हो रहेगी, बहुत ज़्यादा तापमान जो इनके लिए अच्छा रहता है, तो उस अवस्था में जो फलों पे भी इनके लक्षण देखे जा सकते हैं। ये हालांकि पहले पत्तों पे ही ये लक्षण आते हैं और बाद में जब संक्रमण ज़्यादा होगा तो फलों पे भी इनके लक्षण देख सकते हैं। जी। तो इनिशियली किसान उसमें देख सकते हैं कि कहीं पत्ते पे ये सिम्टम्स देखने को तो नहीं मिल रहे, तो मैम इसका नियंत्रण कैसे करें किसान? तो इसमें भी जैसे कि आप फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि और जो आपके अवशेष हैं फसल के, उसको नष्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अगले वर्ष के लिए जो हमारा फफूंद है वो वहीं पे ही अवशेषों में जीवित रहता है। तो यदि हम उन अवशेषों को नष्ट कर देंगे तो हम उसके बीजों को अगले वर्ष के लिए पैदा होने से रोक सकते हैं। तो नष्ट करना सबसे पहले आवश्यक है। आप फसल चक्र अपनाएं, स्वस्थ बीज लें, क्योंकि बीज द्वारा भी ये रोग सभी आते हैं। स्वस्थ बीज लें और बीज का उपचार करें, जो मैंने आपको बता दिया। कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से बीज का उपचार करके ही लगाएं, तो ये इन रोगों की संभावना कम हो जाती है। और इसके अलावा यदि फिर भी लक्षण देखते हैं आप इन रोगों के, तो आप ये जैसे आपका कार्बेंडाजिम है या मैंकोजेब है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उनको एक एक करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के आरंभ होने के साथ, और अंतराल रहेगा 10 से 15 दिन का। जी। तो इसमें समय का बहुत ज़्यादा महत्व है कि जो भी आप उसमें स्प्रे कर रहे हैं या किसी भी तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपने पौधे को या बीज को, तो वो समय देख के ही ट्रीट किया जाए। जी। क्योंकि वर्षा ऋतु के आरंभ होने के बाद ही ये रोग आने की संभावना बढ़ती है, तो आप उसके साथ ही स्प्रे का आरंभ करें। यदि आप जब भी आपकी नर्सरी
नर्सरी छोटी है या पौधा छोटा है तो स्प्रे करके अपने फफूंद नाशक या अपने दवाओं का नष्ट ना करें, उनको नष्ट ना करें। और जब वर्षा ऋतु आरंभ हो उसके बाद ही इनका स्प्रे करें, क्योंकि ये बीमारियां तभी आएंगी। बिल्कुल। तो मैम जैसे टमाटर में जीवाणु और विषाणु रोग भी होते हैं, वो कौन कौन से और किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है? जब हम टमाटर की बात करें, इवन शिमला मिर्च में भी ये सेम ही जीवाणु जो टमाटर में आते हैं वही शिमला मिर्च में भी आते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरियल स्पॉट और बैक्टीरियल विल्ट, मतलब यानी कि ये मुरझान भी करता है, पत्तों पे धब्बे, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, लेकिन इस तरह के लक्षण हम टमाटर के साथ साथ शिमला मिर्च में भी देखते हैं। तो जो जीवाणु कैंकर है उसमें पत्तों के ऊपर लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं और पत्तों फलों पे भी छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिनमें जो बाहर से सफ़ेद होते हैं और अंदर से ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। अच्छा। और जो तना है और टहनियाँ हैं उनके ऊपर लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं, जिनको हम कैंकर बोलते हैं। उसी वजह से इसका नाम कैंकर है। हाँ जी। और जो स्पॉट्स हैं उनमें बहुत ही छोटे 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 धब्बे पत्तों पे और फलों पे, जब जैसे नमी है और बरसात शुरू हो गई है तो उसके लक्षण आप देख सकते हैं। जबकि जो आपका बैक्टीरियल विल्ट है वो बहुत ही सीरियस डिजीज है, टमाटर में भी शिमला मिर्च में भी, क्योंकि जब ये एक बार आ जाता है तो इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत जल्दी फैलता है। यानी कि अगर आज आपने थोड़े से लक्षण देखे तो पौधा एक दिन में मुरझाएगा, वो अभी हरा ही होगा। अच्छा। और वो पूरा का पूरा सूख जाएगा, यानी कि वो टॉपल डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं बारिश के मौसम में। अच्छा जी। तो उस वजह से जब अधिक नमी रहती है, अधिक तापमान रहता है, तो इन जीवाणु रोगों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम बैक्टीरियल विल्ट के लिए हम एक पहचान भी कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा जो आपका इन्फेक्टेड पौधा है उसमें से थोड़ा सा तने का भाग लेके साफ पानी में डालेंगे तो वो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में वो पानी मिल्की हो जाता है, यानी दूधिया हो जाएगा। अच्छा। तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट के ही लक्षण है। जी। तो मैम अभी हमने टमाटर के ज़्यादातर रोगों की बात की है, तो अगर मैं शिमला मिर्च की बात करूँ तो शिमला मिर्च में बरसातों में या वर्षा ऋतु में किस तरह के प्रमुख रोग लगने की संभावनाएं रहती है? जो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है शिमला मिर्च का वो है लीफ लाइट, यानी कि पत्तों का सड़ना और फ्रूट रॉट। पत्तों पे भी आती है और फलों पे भी, ये बहुत सीरियस डिजीज़ है शिमला मिर्च की। तो इस रोग में क्या होता है कि पहले पत्तों पे पानी से भरे हुए धब्बे बनते हैं। जैसे बारिश आएगी, नमी ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे लगेगा जैसे पत्तों पे भी और फलों पे भी पानी से भरे धब्बे होंगे। फिर धीरे धीरे वो भूरे रंग के हो जाएंगे, पत्ता पूरा सड़ जाएगा, फल भी पूरा सड़ जाएगा। और जब नमी ज़्यादा होगी तो उस पर आप सफ़ेद रंग की फफूंद की ग्रोथ को भी देख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिजीज़ आ जाता है जब नमी ज़्यादा रहती है। तो उस तरह से वो पत्ते भी झड़ जाएंगे, फल भी झड़ जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे और आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। जी। तो मैम इसके लिए किस तरह का वातावरण है जो कि इसको संक्रमित करने के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है? तो इसमें भी जैसे टमाटर में भी ऐसा ही रोग है, उसमें भी ये नीचे छींटों से पत्तों पे और फलों से, जैसे एक बार आपका बीमार फल है वो खेत में आपके गिर गया है तो जैसे ही बारिश आएगी, बारिश की बूंदों से वो उसके बीज पौधों में ऊपर की तरफ आएंगे और वो ऊपर वहाँ चिपक जाएंगे। तो उससे वो बीमारी ज़्यादा फैलाते हैं पत्तों पे, फलों पे। तो यदि अधिक नमी है तो यानी कि आपके पानी खड़ा हो रहा है तभी वो छींटे आ रहे हैं। तो यदि आप मल्च का प्रयोग करेंगे, पानी को खड़ा होने नहीं देंगे तो इस रोग की संभावना कम रहेगी। जी। तो नियंत्रण भी इसका उसी तरह से होगा जैसे आपने टमाटर के लिए बताया था कि उसको गड्ढा करके उसमें डिकम्पोज कर दिया जाए और कहीं ताकि वो फैले ना, ऊपर को ना पौधे तक वो बीमारी। जी। तो मैम शिमला मिर्च में बीज फसल की अगर हम बात करें तो वो उसमें कौन से रोग लगते हैं और किस तरह से उसके लक्षण हैं और कैसे उसको नियंत्रित किया जाए? जब हम जैसे जो शिमला मिर्च या मिर्च उनकी बीमारियां सेम है, तो लाल मिर्च या शिमला मिर्च को यदि हम बीज बनाने तक यानी कि लंबे समय तक रख रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सीरियस है वो है डाईबैक और एंथ्रैक्नोज या राई फ्रूट रॉट जिसको हम बोलते हैं। तो डाईबैक मतलब जैसा कि नाम से पता चलता है कि टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। अच्छा। और वो फिर गलने लगती हैं, लेकिन ये शुरू ऊपर से होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर वो धीरे धीरे पूरी भूरी हो जाएगी,
टहनियाँ और उस पे हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और छोटे छोटे डॉट डॉट आप काले काले दाने भी वहाँ देख सकते हैं। वो फफूंद के ही बीज हैं, जिसे आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि वो फफूंद के बीज हैं जो अगले वर्ष या आने वाले टाइम में और ज़्यादा संक्रमण कर सकते हैं। तो उस तरह से डाईबैक आता है। और जो फल हैं, हालांकि ये पके हुए फलों में ज़्यादा रोग आता है, लेकिन क्योंकि बीज फसल में ज़्यादा इसके रोग की संभावना रहती है, लेकिन कई बार ये हरे फलों पे भी इस रोग के लक्षण दिखते हैं। तो इसमें वो लंबी लंबी धारियाँ बन जाती है जो स्ट्रॉ कलर यानी कि बहुत हल्के भूरे रंग की, मतलब हल्के ग्रे रंग की वो धारियाँ बनेंगी और उसमें भी छोटे छोटे डॉट डॉट काले रंग के जो फफूंद के बीज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, जो इस रोग को आगे फैलाने में बहुत ही सहायता करते हैं। जी, तो मैम इसके लिए किस तरह का जो वातावरण है या स्थिति है वो अनुकूल मानी जाती है? ये सारी, जैसे मैंने बोला कि अधिक तापमान और नमी यानी कि 22 से 25 डिग्री तापमान और 75 से लेकर 90 या 95 डिग्री प्रतिशत जब नमी रहती है तो उस वक्त ये रोग आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जी, तो मतलब ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि पहले तो लक्षण उसके पहचाने और जो भी उनके लिए अनुकूल वातावरण है उस हिसाब से अपनी जो है वो तैयारी रखें कि किस तरह से उसको ट्रीट करना है पौधे को। जी, तो इसकी मैम शिमला मिर्च में बारिश के मौसम में जो लगने वाले जो अन्य रोग है वो कौन कौन से हैं? क्योंकि हमने अभी बहुत सारे रोगों की बात की, उसमें अन्य रोग कौन से हैं? तो इसमें भी पत्तों पे कई तरह के फफूंद, जैसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट आता है, तो उसमें भी छोटे छोटे भूरे रंग के जो अंदर से ग्रे कलर के होंगे लेकिन बाहर से ब्राउन कलर के होते हैं और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे फ्रॉग की आई होती है, यानी मेंढक की आंख की तरह के लक्षण पत्तों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये भी, क्योंकि अल्टीमेटली खाना पौधे में पत्तों पे ही बनता है। जब पत्तों में कोई भी तरह का फफूंद या जीवाणु आएगा तो वो उसकी फोटोसिंथेटिक एरिया को कम कर देगा, तो उससे पौधे में खाना बनाने की क्षमता कम हो जाती है और तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, फसल कम लगेगी और इस तरह से हमें नुकसान होगा। जी, तो मैम इनके नियंत्रण के लिए भी सेम वही प्रोसेस है कि नमी ना रहे उसमें? वो तो सभी फसलों में हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप बीज ले रहे हैं वो रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, बीज का उपचार करके लगाएं हमेशा। और जो आपकी, अगर आप जो नर्सरी के पौधे हैं तो नर्सरी में आप रेज्ड बेड लगाएं, सॉइल को भी ट्रीट करें, बीज को भी ट्रीट करके अच्छे से उपचारित करके उसके बाद ही लगाएं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि वहाँ रोग आने की संभावना है तो आप उसमें फफूंद नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। जो कुछ विषाणु रोग हैं वो आपके कीड़ों द्वारा या कुछ कई बार कांटेक्ट द्वारा आते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें कि यदि विषाणु रोगों में एक ही उपाय है कि यदि आपको कोई भी संक्रमित पौधा दिख रहा है तो उसको निकाल के नष्ट कर दें, क्योंकि आपके कांटेक्ट या आपको हमारे हाथों द्वारा, हमारे कपड़ों द्वारा भी बहुत से विषाणु रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में जा सकते हैं। जी, तो इनका नियंत्रण एक ही तरीके से हो सकता है कि किसी भी तरह से अपना जो है जो बीज है उसको रोग मुक्त रखें, उसका उपचार करें, प्लांट करने से पहले नर्सरी से जो पौधा लाएं उसकी जांच करके लाएं। जी, तो मैम जैसे हमने ये बीमारियों की बात की कि ये बीमारी लग चुकी है या लगती है इनकी और किस तरह से उसका नियंत्रण किया जाए, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि रोग लगे ही ना, उसके लिए किसान क्या कर सकते हैं या किस तरह से अपने खेत की देखभाल कर सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी है मॉनिटरिंग। मैं तो हमेशा सभी रोगों के लिए यही बोलूँगी कि किसान अपने खेत में बाहर जाए और उसका देखे कि यदि अब रोग बहुत ही आरंभिक अवस्था में तो हमें दवाइयाँ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप मैकेनिकल कंट्रोल सिंपल, जिसको हम बोलेंगे कि आपको कोई रोग युक्त जो रोगग्रस्त पत्ते दिख रहे हैं, कोई फल दिख रहे हैं, उनको आप निकाल के नष्ट कर दें, तो आपने बीजाणु को रोक दिया है। उसके अलावा यदि आपको पहले से हिस्ट्री पता है अपने खेत की कि यहाँ पे ये रोग पिछले साल आया था तो अगले साल भी आ सकता है, तो यदि संभव हो तो उस रोग के लिए आप तैयारी करें और रोग मुक्त फसल का प्रयोग, किस्म का प्रयोग करें। कि जैसे मान लो कि कुछ क्षेत्रों में बैक्टीरियल विल्ट का बड़ा प्रकोप रहता है, तो अगले साल आप जो रोग प्रतिरोधी किस्म है उसको लगाएं। जैसे टमाटर में 7711 किस्म है जो कि रोग प्रतिरोधी है बैक्टीरियल विल्ट के लिए टमाटर में, तो उसको आप लगाएं, क्योंकि यदि आप दूसरी फसल लगाएंगे
लगाएंगे, दूसरी किस्म लगाएंगे जी। उसी खेत में, तो आपके वो नहीं होगी, क्योंकि वो बीज तो वहाँ मिट्टी में मौजूद हैं, तो वो आपकी फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। हालांकि हम ये किसान भी ये चाहेगा कि हमें कमर्शियल अगर हम किस्म लगाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे दाम मिलेंगे, परंतु दाम नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरी फसल खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो उसकी अपेक्षा ये अच्छा रहेगा कि आप जो रोग प्रतिरोधी किस्म वहाँ लगाएं, ताकि 1-2 साल आपका जो वहाँ बीज है मिट्टी में वो नष्ट हो जाए, तो उसके बाद आप कमर्शियल कोई भी किस्म, हाँ जी, वो लगा सकते हैं। जी। तो मैम अगर हम बात करें इन विषाणुओं की, आपने बात की थी कि विषाणुजनक जो रोग होते हैं, तो उनका जो संचरण होता है वो किस तरह से होता है पौधों में? ज़्यादातर विषाणु रोग या तो मैंने जैसे बताया कीड़ों द्वारा जाते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में, या फिर कांटेक्ट द्वारा, जैसे हमारे कपड़ों से, हमारे हाथों से, या जो हमारे जूतों से, मतलब किसी तरह से हम छू रहे हैं, या कई बार जब पौधे बहुत पास पास लगा है तो एक पौधा दूसरे पौधे को छू रहा है और वो एक पौधा संक्रमित हो गया, तो वो भी विषाणु रोग एक दूसरे से फैलते हैं, इस तरह से फैलते हैं। जी, तो किसानों के लिए ये मतलब ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से वो अपने जो भी कपड़े हैं या जूते हैं या जिस भी तरह से वो टच कर रहे हैं, अगर रोग वाले पौधे को, उसी से दूसरा पौधा ना छुएं। और वो और मतलब उसमें तो सबसे आवश्यक यही है कि जैसे ही आपने विषाणु रोग के लक्षण देखे आप उसको निकाल दें पौधे को, अच्छा, पौधा और नष्ट कर दें। जी, क्योंकि कभी ना कभी कुछ कीड़े या कोई आपके कांटेक्ट द्वारा, हालांकि अलग अलग विषाणु अलग अलग तरीके से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलते हैं। जी, तो जैसे मैम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों को दी कि किस तरह से वो अपने जो पौधे हैं उनका ख्याल रखें और बीजों का उपचार करें, और अपने जो बीमारी वाले हाथ है वो ना लगाएं, किस तरह से ध्यान दें अपने पौधे का, बीमारी से मुक्त करवाएं अपने पौधों को। आप यहाँ पे आए, हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने टमाटर और शिमला मिर्च में लगने वाले रोग, उनके लक्षण और किस तरह से उनका उपचार किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमें यकीन है कि आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।